क्यों एक बेटी ने अपने माँ बाप और 2 भाई होने के बावजूद अपना मायका त्याग दिया। बेटियां लालच में सेवा नहीं करती। मम्मी, केशव आपके शहर आ रहे हैं। मुझे आपके हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। वो बनाकर भिजवा दीजिए। वो शाम तक आ जाएंगे। किसी दोस्त की शादी में आ रहे हैं और कल सुबह निकल भी जाएंगे। अपनी बात कहकर शुभी ने फोन रख दिया और माँ मनोरमा जी मन ही मन सोचने लगी। उन्होंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। अब दामाद जी 2 घंटे में आ जाएंगे। इतनी जल्दी लड्डू बनाना संभव भी तो नहीं है। वो रसोई में गई तो देखा घी भी कम है और मेवे भी खत्म से हो गए हैं। अब सोचा था कि महीना पूरा होने के बाद ही राशन का सामान मंगवाऊंगी, काम चल ही जाएगा। पर बीच में ही बेटी का फोन आ गया। श्यामलाल जी की उम्र हो चली है, इसलिए वो आजकल ज्यादा बाजार भी नहीं जाते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आराम करें। हफ्ते में 1 बार जाकर जरूरी फल, सब्जियां और सामान ले आते हैं। मनोरमा जी का नाता सिर्फ रसोई तक ही रहा था। वो कभी बाजार सौदा लेने गई ही नहीं। पति और बच्चों ने जो सामान ला दिया उसी को बना देती थी और कभी कोई सामग्री नहीं भी है तो उसके बिना भी काम चला लेती थी। बड़ी ही कुशलता से उन्होंने अपना घर चलाया था। शाम का समय भी नजदीक आ रहा था। अब दामाद जी के नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। आजकल वो खाना बनाने में ही हांफने लगती थी। पहले उनके हाथ पैर दौड़कर काम करते थे, पर अब थकने लगे थे। उन्होंने नाश्ते की तैयारी कर दी, क्योंकि खाना तो वो शादी में खाने वाले थे। शुभी, नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने तो जो समझ आया बना ली। वो शादी में जाएंगे तो ज्यादा भारी नाश्ता तो नहीं करेंगे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रहे हो? घर पर जो भी है वो रख देना, ज्यादा तनाव मत लीजिए। शुभी के मुंह से ये बात सुनकर मनोरमा जी का तनाव कम हो गया। शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब शुभी भी बच्चे की माँ बनने वाली है। मनोरमा जी और श्यामलाल भी बीमार रहने लगे थे। उनकी खुद की उम्र हो चली थी। फिर भी मनोरमा जी ने 2 तरह के नाश्ते बना दिए, साथ में खुद के खाने की भी तैयारी कर ली। शाम को केशव आए, अपना सामान रखा और तैयार होने लगे। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उधर शादी में भी खाना है, इसलिए आप लोग किसी तरह की औपचारिकता नहीं करें। मैं तो बस आपकी खैर खबर लेने आया हूँ। शादी में तो सीधा भी जा सकता था। तब तक मनोरमा जी ने नाश्ता लगा दिया। ये सब देखकर केशव चकित था। मम्मी जी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो घर का बेटा हूँ। आपने नाहक की इतनी तकलीफ उठाई। ये सब औपचारिकता करने की क्या जरूरत थी? अब आपकी उम्र ये सब करने की नहीं है। अपने दामाद केशव की बात सुनकर मनोरमा जी को अच्छा लगा। शादी में जाकर वो रात को घर आ गए। मम्मी जी, पापा जी, आपको किसी चीज की तकलीफ हो या कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, केशव ने नम्रता पूर्वक कहा। रात तक केशव उनकी बातें सुनता रहा और 2-4 परेशानियों को वो जल्द कम कर देगा, ऐसा भरोसा उसने दिया। मम्मी जी, शुभी ने ये घी और मेवे भेजे हैं। उसे आपके हाथ के ही लड्डू खाने हैं। अरे, लेकिन उसने ये सब क्यों भिजवाया? मैं खुद लड्डू बनाने वाली थी। इस तरह कोई घी और मेवे भिजवाता है क्या? मनोरमा जी ने नाराज होते हुए कहा। फिर उन्होंने रसोई में जाकर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें घी डाला और आटा सेकने लगी। केशव ने उनकी बराबर मदद करवाई। मम्मी जी, आप अकेले कैसे करेंगी? आजकल तो आपके कंधे में भी दर्द रहता है। मैं शुभी को मना कर देता, पर अभी वो गर्भवती है तो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ, केशव ने कहा। आखिर एक उम्र भी होती है, थकान भी आती है। आपको आराम करना चाहिए। आप रेसिपी बता दीजिएगा, अगली बार से शुभी खुद बना लेगी। अभी तो वो काम कर सकती है। अगली सुबह केशव जाने को तैयार हुआ।
तो मनोरमा जी ने शगुन का लिफाफा देना चाहा तो केशव ने मना कर दिया। मम्मी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं खूब कमाऊं और आपकी बेटी को खुश रख सकूं। और केशव चला गया। श्यामलाल जी बोले, हमने बहुत पुण्य किए होंगे जो ऐसा समझदार दामाद मिला है। बेटी की तरह ये भी हमें समझता है। ऐसा दामाद तो सबको मिले। केशव वापस घर पर पहुंचा तो शुभी ने हाथ से लड्डू का डिब्बा ले लिया और तुरंत खाकर फोन किया, मम्मी बहुत स्वादिष्ट लड्डू भिजवाए हैं। अगर आप ये लड्डू नहीं भिजवाती तो मेरा मन मचलता ही रहता। आपको तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसने फ़ोन रख दिया। शुभी, अब मम्मी जी पापा जी की उम्र हो गई है और अब मम्मी जी थक भी जाती है। तुम खुद ही रेसिपी पूछकर क्यों नहीं बना लेती हो? बेकार ही उन्हें परेशान करती हो। जब मैं कमरे में चाय पी रहा था तो मम्मी जी पापा जी को बाजार जाकर घी और मेवे लाने को कह रही थी और पापा जी का मन नहीं था। आजकल उनका शरीर साथ नहीं देता है। फिर हम भी अब बड़े हो गए हैं। अच्छा हुआ तुमने घी और मेवे भिजवा दिए तो लड्डू बन गए, वरना उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती। मम्मी जी ने लिफाफा भी दिया था पर मैं लेकर नहीं आया। मैं अब दामाद का नहीं, उन्हें बेटे का एहसास करवाना चाहता हूँ। केशव ने फिर से कहा, आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हुआ जो शगुन का लिफाफा छोड़ आए। इस तरह बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। मुझे उस घर से कुछ नहीं चाहिए। जहाँ से अपमान मिला हो वहाँ का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। शुभी की आंखें भर आई। लेकिन वो तुम्हारे मम्मी पापा है, उनकी कोई गलती नहीं है, केशव बोला। हाँ, उनकी गलती नहीं है, तभी तो आपको वहाँ जाने दिया। पर मेरे दोनों भाइयों ने जो मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती हूँ। शुभी कुछ नहीं बोली। उसके सामने पुराने दिन आ गए। पहले वो अपने मम्मी पापा के लिए बहुत करती थी। मनोरमा जी और श्यामलाल जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी शुभी। दोनों बेटे विदेश में रहते हैं और वहीं नौकरी भी करते हैं, जो 2-3 साल में एक बार आते थे। जब कभी भी मायके में ज़रूरत पड़ी तो शुभी पास के ही शहर में ही रहती थी। वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती थी। एक बार दोनों भाई दीपावली पर घर आए थे। क्योंकि शुभी ही घर संभालती थी तो वो ही मम्मी के साथ दीपावली की सफाई भी करवा रही थी। दोनों भाभियाँ उसके यहाँ रुकने से चिढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था घर में सिर्फ शुभी की ही चलती है। उनकी सास हर बात के लिए शुभी की ही सलाह ले रही थी। दोनों भाभियों ने अपने पतियों से शिकायत की और उनके कान भर दिए। अगले दिन शुभी मम्मी की अलमारी की सफाई कर रही थी तो बड़ा भाई जयेश बोलता है, सिर्फ मम्मी की अलमारी की सफाई करना, पूरी अलमारी साफ मत कर देना। और दूसरा भाई दिनेश भी ताना मारता है, केवल अलमारी साफ करना, पूरा घर साफ मत कर देना। ये सुनते ही शुभी सुन्न सी पड़ जाती है। आखिर उसके दोनों भाई ये क्या कह रहे हैं। तभी जयेश आगे बोलता है, तेरे घर में तुझे काम नहीं है क्या? वहाँ भी तो तुझे दीपावली मनानी होगी। कितने दिन तुझे आए हुए हो गए, तुझे अपने घर की तनिक भी चिंता नहीं है क्या? और क्या? दिनेश आगे बोलता है, शुभी मम्मी की अलमारी और घर पर अब हम दोनों भाइयों और भाभी का हक है। तू अपना घर संभाल ले। बार बार यहाँ आकर मम्मी पापा को संभालती है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर है, फिर भी तूने डेरा जमा कर रखा हुआ है। अपने भाइयों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शुभी तुरंत अपना सामान बांधती है और बाहर निकलने से पहले बोलती है, मैंने मम्मी पापा की दिल से सेवा की है और मैं किसी लालच में यहाँ नहीं आती हूँ। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाने आती हूँ। मेरी मम्मी के 2 बेटे हैं, पर जब उन्हें ज़रूरत होती है तो उनकी यही बेटी काम में आती है। मुझे मम्मी के गहनों और घर से कोई लेना देना नहीं है।
मैं तो बस यहाँ पर उनके हाथों का बना खाना खाने और उनका आशीर्वाद लेने आती हूँ। दोनों ने अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभी अपना सामान लेकर वापस चली गई। दीपावली, भाई दूज पर भी वो मायके नहीं गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अपने भाइयों ने उसका इतना अपमान किया है और उसे इतना लालची समझ लिया। घर आकर वो आंसू बहाती रही, अपने बचपन के दिन याद करती रही। ये ही दोनों भाई उस पर जान छिड़कते थे, उसे कितना प्यार करते थे, और आज वो ही भाई उस पर अलमारी से गहने साफ करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। मनोरमा जी का फ़ोन आया था। शुभी, कल तेरे भाई भाभी वापस जा रहे हैं, तू मिलने आ जाना। तेरे भाई तो सीधे हैं, बस भाभीयों ने ही उनके कान भर दिए हैं। फिर बेटा, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तू हमसे भी नाराज़ है क्या? नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ। बस मैं आपकी दहलीज पर कदम नहीं रख पाऊंगी। जयेश और दिनेश भैया ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया है, मैं उस इल्ज़ाम को सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अपने मायके में मेरे अपनों ने मुझ पर घर साफ करने का इल्ज़ाम लगाया है। मैं कोई चोर हूँ जो घर साफ कर दूंगी? फिर भाभीयों ने कान भरे वो अलग बात है, लेकिन भाइयों को तो मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं तो आपकी मदद कराने आई थी, मैं तो आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। बेटियां सेवा करती है तो उन्हें लालची क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों जताया जाता है कि वो सेवा गहने या जायदाद के लालच में ही कर रही है? मैं मिलने नहीं आ सकती हूँ। मेरा मन अब खट्टा हो गया है। मुझे इस दुख से उभरने में वक्त लगेगा। और शुभी ने फ़ोन रख दिया। फिर कभी उसने मायके की दहलीज पर फ़ोन नहीं रखा। बस वो केशव को किसी न किसी बहाने से मायके भेजती रहती थी, ताकि वो मम्मी पापा के अधूरे काम कर दे, उनकी थोड़ी मदद कर दे। दामाद हुए तो क्या हुआ, बेटा समझकर ही अपना फ़र्ज पूरा कर दे। आज उस बात को साल भर हो गया है और शुभी ने अपने मायके में कदम नहीं रखा। मनोरमा जी उसे बुलाती रहती है, पर वो मायके में कदम रखकर किसी चीज को छूना नहीं चाहती थी। 3 महीने बाद शुभी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अपने नवासे से मिलने दोनों कार से जा रहे थे। रास्ते में भयंकर दुर्घटना हुई और मनोरमा जी और श्यामलाल जी का निधन हो गया। शुभी को लग रहा था कि उसके बेटे से मिलने के लिए आ रहे थे, इसलिए ही उसके मम्मी पापा चल बसे। भाइयों को सूचना भिजवा दी गई थी, भाभियां भी आ गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया, 13वीं भी कर दी गई, पर शुभी ना जा पाई, क्योंकि उसने बच्चे को जन्म दिया ही था और कमजोरी की वजह से उसे बेड रेस्ट बता रखा था। 2 दिन बाद दोनों भाई और भाभी उससे मिलने आए और उसके हाथ में बॉक्स देने लगे। शुभी को अचरज हुआ और उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसमें मम्मी के कुछ गहने हैं, तो हमने सोचा उनकी निशानी के तौर पर तुझे ये ही उपहार दे दे। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों को जो देना था वो आप पहले ही दे चुके हो। मेरा अपमान करके मुझे चोर बता चुके हो, और ये मम्मी के गहने लेकर मैं क्या करूँगी? मम्मी पापा का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ में रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि आपने कुछ रुपयों के लालच में बचपन से जन्म से जुड़ा रिश्ता मैला कर दिया। बेटियों को मायके की जायदाद और गहनों का लालच नहीं होता है। बेटियां तो मायके की आंगन की महक, माँ के हाथ के खाने की खुशबू और पिता के दुलार का लालच होता है। बस इसीलिए वो खींची चली आती है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब मेरा कोई नहीं है। मम्मी पापा के जाने के साथ ही मेरा मायका खत्म हो गया है। दोनों भाई और भाभी मुंह लटका कर चले गए। दोस्तों, बेटियां सेवा करती है,
तो उन्हें लालची समझ लिया जाता है, जबकि उन्हें तो मायके में कुछ दिन बिताने का लालच होता है, मायके से कुछ पाने का नहीं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।